Hello students, today I will discuss to you next topic इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्टली डेवलप्ड हुआ था एफ एन हैरिस इसे 1915 में लेकर आए थे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है नंबर ऑफ़ ऑर्डर की बात हो रही है, साइज़ ऑफ परचेजिंग ऑर्डर की बात हो रही है कि कितना आप माल ख़रीदते हो, कम क्वांटिटी में ख़रीदते हो या एक ही लॉट में एक ही बार ख़रीदना चाहते हो जिससे आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए। आपने एक ऐसी कंडीशन बतानी है कि साइज़ ऑफ परचेजिंग ऑर्डर कि ऑर्डर को परचेज़ करते हुए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जब दोनों आप बैलेंस इक्वल हो जाता है, एक ऐसे पॉइंट पे दोनों कट कर लेते हैं जिससे आपकी मिनिमम हो जाए टोटल कॉस्ट, इन्वेंट्री टोटल कॉस्ट, वो आपका वो जो लेवल होगा, पॉइंट होगा, वो आपका होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आप आइडियल और ऑप्टिमल साइज़ ऑफ ऑर्डर भी कहते हो, बिकॉज इसमें ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमम करने की बात की गई है। अगर एक साइड आप एक ही लॉट में मंगवा रहे हो तो आपकी कैरिंग कॉस्ट उतनी ही कम आएगी, और वही 100 लॉट आप 10-10 करके मंगवा रहे हो तो आपकी कैरिंग कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स इनका अपोजिट रिलेशन है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द साइज़ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर। नंबर 1 है इकॉनमी इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बिल्कुल, पहले आप 100 लॉट एक साथ मंगवा रहे थे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ही आ रही थी। अगर आप 10-10 करके मंगवाओगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ परचेजिंग ऑर्डर आपकी कितने हैं, उसका इफ़ेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ता है। बेनिफिट्स ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय द सप्लायर। सपोज करो सप्लायर आप 10 रुपये की चीज़ खरीदने पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन वो कहता है आप 100 या 200 क्वांटिटी में मेरा यहाँ से माल खरीद कर लेके जाते हो तो अब मैं आपको 10 की जगह, जो नॉर्मली 10% डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है, मैं आपको 25% डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूँ। तो जी ये जो ऑफर्ड है वो सप्लायर की तरफ से दिया गया है। इसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे और पैकिंग के खर्चे एक साथ अलॉट कर दिए जाते हैं। फिर है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। अगर हमारे फर्म की, हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है तो हम एक ही बार में लॉट ऑफ साइज़ जो है मंगवा सकते हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो हमें कम मात्रा में बार बार ख़रीदना पड़ेगा, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकिंग के खर्चे प्लस लेबर कॉस्ट जो है ज़्यादा आएगी। फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। आप ये कहते हो कि फ्यूचर में इसके जो रेट है, प्राइजेज़ है, वो इंक्रीज़ होने वाले हैं तो आप एक ही साथ परचेज़ कर लोगे, और अगर फ्यूचर में वो चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी और कम रेट में आपको मिलने वाली, फिर आप उस हिसाब से परचेजिंग करोगे। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग थे जो इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़ को अफेक्ट करते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नंबर 1 कंजप्शन एट कांस्टेंट रेट। कह रहे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की फर्स्ट अजम्पशंस है कि इसका मटेरियल कंजप्शन रेट जो है वो कांस्टेंट रहता है। स्टेबिलिटी इन कॉस्ट। बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ख़रीदने के बाद भी इसकी कॉस्ट में जो है एक स्टेबिलिटी रहती है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर आपको डिसाइडेड नहीं होंगी तो कॉस्ट में स्टेबिलिटी तो रहेगी। आपको मालूम ही नहीं है कि आपने कितने ऑर्डर परचेज़ करने हैं, कम खरीदने हैं या ज़्यादा परचेज़ करने हैं। सर्टेनिटी ऑफ लीड टाइम रहता है। ये बिल्कुल लीड टाइम, ये वो टाइम है कि ऑर्डर आप दे रहे हो और आपको वो माल रिसीव हो रहा है, इसके जो बीच का टाइम होता है उसे आप लीड टाइम कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है साइज़ ऑफ एन ऑर्डर को। इंस्टेंटेनियस रेप्लेनिशमेंट, ये इसका मतलब होता है कि माल की एक साथ पूर्ति। इसमें ये भी माना जाता है कि ऑर्डर एक साथ देने पर आपको सप्लाई जो है एक ही टाइम पर हो जाएगी, और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके देते हो तो वहाँ पर सप्लायर को भी माल को भेजने में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर आपकी कैरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा आएगी। और कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गोडाउन में आने से पहले पहले के जितने भी खर्चे हैं वो सब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में काउंट होती है। गोडाउन में रखने के बाद जो इंश्योरेंस का है, गोडाउन का रेंट है, या फिर वॉचमैन का है, स्टोर कीपर का है, जो सारा खर्चा है उसकी देख रेख करने में, वो सारा कैरिंग कॉस्ट के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टीन्यूसली सप्लाई। कह रहा है इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी डेट सप्लाई ऑफ मटेरियल इज़ ऑलवेज अवेलेबल एंड वेन एवर नीडेड, कि जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब हमें मटेरियल अवेलेबल हो जाना चाहिए। अगर आपके पास स्टोर के अंदर स्टॉक नहीं होगा तो आपकी जो है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ेगा। अब आता है डेटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कहते हैं इट हैज़ बीन सेड दैट द प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट क्वांटिटी
would be economic where the carrying cost is almost equal to the non carrying cost। अब इसमें 3 स्टेप्स है जो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ध्यान में रखने हैं। वैसे मैं इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दूं, मैंने लिखा है यहाँ पर रूट 2ab अपॉन में s, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है। और a का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एनुअल यूसेज इन यूनिट, कि टोटल यूनिट टू बी परचेज ईयरली, साल में आप उसकी कितनी यूनिट खरीदना चाहते हो, ये आपका ए आ गया। एनुअल डिमांड क्या है आपकी। बी का है बाइंग पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर है, ये सब इसमें नॉन कैरिंग कॉस्ट आती है, लाइक क्लैरिकल, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट के खर्चे हैं कि खरीदते हुए क्या क्या कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है, ये बी हो गया। और डिवाइडेड बाय एस है, एस है आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इनटू प्राइस ऑफ 1 यूनिट, कि 1 यूनिट का कितना प्राइस है और आपको होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट कितनी परसेंटेज के हिसाब से देनी पड़ रही है, इसके फॉर्मूले के हिसाब से इसको आई इंटू सी में हम लिख सकते हैं। अब इसका मैं यहाँ पर समझाने जा रही हूँ, बुक के अकॉर्डिंग देखिए, ये वाई ओ और ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी एनुअल कॉस्ट है, यहाँ पर ये रीऑर्डर क्वांटिटी है, देखिए ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये आपकी होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट है। नंबर ऑफ ऑर्डर पर यूनिट के हिसाब से अगर ये कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी होल्डिंग कॉस्ट उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। कहने का ये मतलब है कि आप पहले मान लो आपकी पेन की फैक्ट्री है और आपको इसकी निब भी मंगवानी है, कवर भी मंगवाने हैं, आपने सोचा कि चलो 50 मंगवा लेता हूँ, मतलब आपके ऑर्डर थे कम, ऑर्डर कम होने पर आपको होल्डिंग कॉस्ट फिर भी उतनी ही देनी पड़ रही है। अगर आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट उसके ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने होंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट का इफेक्ट जो है कैरिंग कॉस्ट पर पड़ता है, और जिस पॉइंट पर ये आकर मिलते हैं वो आपका पॉइंट होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। और ये यहाँ पर जो मैंने ये कर्व बनाया हुआ है, ये कर्व ये शो करता है कि इस लेवल पर आकर आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, और जिस पॉइंट पर ये टच करते हैं वो लेवल आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का होता है। देखो फॉर्मूले 2-3 तरीके से इसका, रूट 2ds अपॉन में h, या फिर ये भी लिख सकते हो रूट 2ab अपॉन में s। देखो यहाँ पर a हम एनुअल डिमांड भी कह सकते हैं, वही d आ गया यहाँ पर एनुअल डिमांड है, s या फिर b कॉस्ट पर ऑर्डर है, प्लेसिंग पर ऑर्डर है, ये हो गया। उसके बाद c है यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट है आपकी, और i होल्डिंग कॉस्ट है, ये परसेंटेज में भी हो सकता है, और ये h दे रखा है होल्डिंग कॉस्ट है, ये आपका डॉलर में भी दे सकता है। तो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किस बेस पर है। फिर आपको s निकालने के लिए या फिर h निकालने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर कॉस्ट जो दी हुई है उसका i इंटू सी करना है, मतलब इन दोनों का रोल प्ले है कि क्या दिया हुआ है पर यूनिट के हिसाब से आपको निकालने के लिए। तो फिर यहाँ पर देखिए, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिख देने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला रहेगा ए, मतलब एनुअल डिमांड कितनी थी अपॉन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कई बार वो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑर्डर आपके आ जाते हैं, 2 देने हैं, 3 ऑर्डर देने हैं, जितने भी हैं। अगर उसको इन डेज़ में निकालना है तो 365 डेज़ अपॉन में नंबर ऑफ़ ऑर्डर रहेगा, अगर मंथ में निकालने हैं तो 12 अपॉन में नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स रहेगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन से क्लियर करूँगी।